उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जॉब्स टीम पे। जॉब्स टीम पे हम लोग आज बात करेंगे बिहार स्पेशल की, क्योंकि 17वीं बीपीएससी को लेकर के जो हम लोग का प्रोटेस्ट था उसके लिए टाइम मिल गया हम लोगों को कि 4 मार्च को या 3 मार्च को हम लोग हाई कोर्ट में जब जाएंगे तो कुछ हम लोग के पक्ष में फैसला होने वाला है। तो ऐसा तो कंफर्म है कि बिहार का एग्ज़ाम जो है बीपीएससी का ये कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा तो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का बीपीएससी थोड़े नंबरों से रह गया था पीटी, तो उनको ज़रूरत है अपने आप को रीस्टार्ट देने की। तो चलिए आपके रीस्टार्ट में मेरा जो सहयोग हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार स्पेशल के क्लास को। तो चलिए आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ें जो सामने टीचर्स हैं उनके साथ जो बच्चे हैं वे लोग संभाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। बिहार बिहार जो है एक ऐसा शब्द है जिसकी कल्पना कहाँ से होती है, तो विहार शब्द से। इट इज विहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे अशोक के द्वारा बराबर की नागार्जुनी आदि गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, और उन गुफाओं के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि बौद्ध जो भिक्षुक थे वे लोग आया करते थे यहाँ पे विचरण करने के लिए, घूमने के लिए। तो उनकी जो कपड़े की ड्रेस होती है वो भगवा कलर की होती है, भगवा रंग की होती है, सैफरन जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी इनकी संख्या जो थी काफ़ी ज़्यादा थी, और यहाँ का जो प्रदेश दिखता था वो भगवा कलर का हो गया था। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि वे लोग विहार कर रहे थे यहाँ पे, और उनके विहार की वजह से ही यहाँ के क्षेत्र को विहार कहा जाने लगा। बाद में आगे चल के यही जो है बिहार में परिवर्तित हो गया। तो अपभ्रंश भाषा है बिहार विहार शब्द का। अब फाउंडेशन की बात करें, अभी आज डेट कितना है? आज है 22 फरवरी 2025। आज का दिन है 22 फरवरी 2025, और आज से ठीक एक माह बाद 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा। बिहार दिवस मनाया जाएगा। तो 22 मार्च 1911 को क्या हुआ था उसकी बात करेंगे, है ना, और 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था उसकी बात करेंगे। तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसके पीछे का वजह है कि 22 मार्च 1912 को एक यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ था कि अब बिहार का फॉर्मेशन होगा। ओके, जैसे उस समय बंगाल हुआ करता था, यहाँ बंगाल था, बंगाल से अलग जब हुआ बिहार तो इसकी घोषणा की गई थी 22 मार्च 1912 को। बंगाल से अलग बिहार होता है, और ये कब होता है? 1912 में। डेट क्या थी?
22 मार्च, तो 22 मार्च 1912 को घोषणा की जाती है कि अब बिहार जो है एक अलग राज्य कार्य करेगा। और अनाउंसमेंट कब हुआ था इसकी, तो जब दिल्ली दरबार हो रहा था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था जॉर्ज पंचम के स्वागत में। यहाँ आते हैं जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन होता था और यहीं पे घोषणा हुआ कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा और बंगाल से हट करके बिहार राज्य की फॉर्मेशन की जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये कब की बात है, तो 12 दिसंबर 1911 की बात है। तो 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत में यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और इसी दिन कहा जाता है कि हम लोग अब दिल्ली को राजधानी बनाएंगे और बिहार जो है बंगाल से अलग एक राज्य बनेगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि बिहार जो है 1 अप्रैल से अपना कार्य जो है शुरू करता है। फिर देखते हैं कि 1 अप्रैल 1912 से बिहार का कार्य प्रारंभ हुआ। ऑफिशियली बिहार ने कार्य करना शुरू कर दिया 1 अप्रैल 1912 से। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या बातें इम्पोर्टेंट है। अब इन डेट्स को कैसे याद रखेंगे, तो ये बात इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 12 दिसंबर 1911 को हुआ था जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन। और आप जब संविधान पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की फॉर्मेशन होती है और 11 दिसंबर 1946 को अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। तो अगर ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए हैं तो इनके पहले भी कोई बनाया गया होगा। यस, तो वो था 9 दिसंबर 1946 का दिन, जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी यानी अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को। और 2 दिन के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। और 12 दिसंबर देखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम बिहार के फॉर्मेशन की बात करते हैं। ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिहार अब कार्य करना शुरू किया, लेकिन अब
1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। ये सभी डेट्स आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आजकल डेट्स के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर तभी होगा जब आप चीज़ों को कोरिलेट करेंगे डेट वाइज, है ना। यहाँ 1 अप्रैल की बात आई है, तो अप्रैल से संबंधित कुछ बातें हैं उसको जानते हैं। महात्मा गांधी ने 1917 में, महात्मा गांधी की बात करें हम लोग, यहाँ देख लीजिए, महात्मा गांधी की बात करें तो ये 10 अप्रैल 1917 को बिहार में आते हैं, बिहार में आते हैं। 10 अप्रैल 1917 को ये कोलकाता से ट्रेन से आते हैं पटना और ये राजकुमार शुक्ल के साथ आते हैं। आप लोग जानते हैं कि 1936 का अधिवेशन जब हो रहा था लखनऊ का, 1936 का लखनऊ अधिवेशन जब हो रहा था तो इसमें राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान ने, जो पश्चिमी चंपारण के थे, लखनऊ अधिवेशन, राजकुमार शुक्ल जो पश्चिमी चंपारण के एक किसान थे, इन्होंने गांधी जी से भेंट की थी लखनऊ में और इनको आमंत्रण दिया था कि महोदय आप बिहार के किसानों की हालत को जानिए कि यहाँ पे नील की खेती करवाई जा रही है और तिनकटिया प्रथा जो बहुत ही कष्टकारी है किसानों के लिए, उसको ख़त्म कराने की बात हुई थी। तो गांधी जी आते हैं 10 अप्रैल 1917 को पटना और इनके साथ थे राजकुमार शुक्ल। क्या चीज़ से आते हैं? ट्रेन से आते हैं। उस समय ट्रेन जो है काफ़ी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के लिए, जैसे कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट हो पा रहे थे आसानी से, नहीं तो लंबे समय लग जाते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में। तो आप जानते हैं कि 16 अप्रैल 1853 को जब लॉर्ड डलहौजी क्या थे, लॉर्ड डलहौजी यहाँ इंडिया के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे ट्रेन रेल जो है इंडिया में शुरुआत होती है, रेलवे की शुरुआत हुई। और देखेंगे सभी चीज़ें कैसे इंटररिलेटेड है। 1 अप्रैल यहाँ आपने देखा, 10 अप्रैल और 16 अप्रैल, है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इंटररिलेट कराऊंगा, है ना। 1 अप्रैल, ओके। तो इनके द्वारा जो रेलवे की व्यवस्था की गई उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे क्रांतिकारी अब आसानी से कहीं आ जा सकते थे और अपने विचारों को, अपने संदेशों को पहुंचा सकते थे, ओके। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ आते हैं राजकुमार शुक्ल के साथ और फिर ये एक बिहार में देखेंगे बहुत अच्छा काम करने वाले व्यक्ति थे, वो थे मजहरुल हक। तो मजहरुल के साथ ये उनके निवास स्थान जो था सिकंदर मंदिर, मैं चीज़ों को थोड़ा सा, कहाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मैं इरेज करूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मजहरुल हक का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में कहा जाएगा कि इनका एक है सिकंदर
मंजिल इनका आवास है, आवास। तो इनके आवास पे पहुंचते हैं महात्मा गांधी और इनके साथ रहते हैं। फिर ये है कहाँ, तो दीघा साइड में है, सदाकत आश्रम का आप लोग नाम सुने होंगे, वहाँ पे। फिर इनसे मिलने के बाद गांधी जी यहाँ से निकलते हैं दीघा, और दीघा से ट्रेन पकड़ के दीघा से क्या बोलते हैं, बाई सी रूट, यहाँ पे नदी है, तो गंगा नदी को पार करते हुए और ये पहुँचते हैं, रास्ते याद रखेंगे, दीघा से पहुँचते हैं कहाँ, एक है पहलेजा घाट, आप लोग सुने होंगे, तो पहलेजा घाट, पहलेजा घाट पहुँचते हैं और वहाँ से बोटिंग की सवारी को ख़त्म करते हुए पहुँचते हैं फिर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के रास्ते ये पहुँचते हैं महात्मा गांधी कहाँ, तो चंपारण। चंपारण पहुँचते हैं ये 29 मई 1917 को वहाँ क्या नाम है, पश्चिमी चंपारण में एक व्यक्ति होते हैं एडवर्ड गेट, एडवर्ड गेट व्यक्ति होते हैं, उनसे इनका मिलना होता है। तो इनसे मिलते हैं और इनका संदेश होता है कि आप जो ये कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। गांधी जी नहीं मानते हैं और इनका क्या होता है कि गांधी जी नहीं मानते हैं, फिर इनको समन किया जाता है, गांधी जी को समन किया जाता है और ये 4 जून 1917 को रांची पहुंचते हैं। 4 जून 1917 को रांची पहुंचते हैं। तो रांची जाकर के दोबारा से मिलते हैं एडवर्ड गेट से और इनसे बातें होती हैं। फिर गांधी जी 1918 में पटना आते हैं। अब चूँकि यहाँ पे चीज़ें अब ख़त्म हो जाती हैं, है ना, मिलना जुलना होता है और फाइनली जो अंग्रेज़ थे वो मान जाते हैं कि जो 3 कठिया प्रथा है 3/20 पार्ट, ये क्या है, इंडिगो नील की खेती, तो नील की जो खेती है इसको एबॉलिश करवा देते हैं, ख़त्म करा लेते हैं। तो यहाँ गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो है सफल होता है। बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम लोग गांधी जी, महात्मा गांधी। तो दोबारा पटना आते हैं महात्मा गांधी 1918 में। महात्मा गांधी पटना आते हैं 1918 में दोबारा। 1918 में गांधी जी दूसरी बार पटना आते हैं 1918 में और इन्होंने 3rd टाइम जो है बिहार में आने का जो काम किया था वो था दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 में 3rd टाइम महात्मा गांधी आते हैं बिहार में और ये आते हैं तो फिर सदाकत आश्रम पहुंचते हैं। सदाकत आश्रम आप लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति का ये ज़मीन था, वहाँ पे आश्रम बनाया गया था। यस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा उस व्यक्ति का नाम क्या था। तो यहाँ फिर से सिकंदर राजा जो मंजिल था मजरूर हक का, वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं और चौथी बार फिर से आते हैं 1921 में फरवरी 1921 में 4th टाइम गांधी जी बिहार आते हैं और यहाँ पे ये बिहार विद्यापीठ की आधारशिला रखते हैं। यहाँ पे बिहार विद्यापीठ की आधारशिला रखते हैं यहाँ पे गांधी जी। इन सब के बीच एक बार 25 अप्रैल 1934 को ये पहुँचते हैं रांची में। तो जगह तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। रांची पहुंचते हैं महात्मा गांधी 25 अप्रैल 1934 को पहुंचते हैं। यहाँ पे छुआछूत जो था
छुआछूत, इसको ख़त्म करने के लिए देवघर में पहुंचते हैं। तो छुआछूत निवारण के लिए 1934 में 25 अप्रैल को पहुंचते हैं ये रांची। तो इतनी सारी बातें हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं चाहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें या नोट कर लेंगे तो चीज़ें आसानी हो जाए, आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी बातों को। इस क्लास को अगर आप लोग डेली देखते हैं तो बीपीएससी की जो परीक्षा है उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको डर नहीं रहेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। इसके बाहर शायद ही क्यों कोई क्वेश्चन आए, कोई भी 100% सिक्योरिटी नहीं देता है। तो मेरा प्रयास है कि आपका बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, अगर आप कुछ नंबरों से पीछे छूट गए हैं तो आप अब लिस्ट में रहें। वैसे तो इस बार के एग्ज़ाम की तो बात ही अलग है, इतने सारे बच्चे हम लोग अगर रोड पे आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है। अच्छे बच्चों का नहीं होना ये बच्चों की गलती नहीं, सिस्टम की गलती है। अब 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि उड़ीसा भी अलग हो जाता है। और फाइनली नवंबर की बात करते हैं हम लोग, है ना। 15 नवंबर झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हो जाता है बिहार से। झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद सीक्वेंसली देखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में और उसके रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर होगा उसको भी पढ़ेंगे। तो मेरा मोटो ये है कि हम लोग चीज़ों को ऐसे पढ़ें ताकि चीज़ें आसानी से याद रहें। ओके, तो पढ़ेंगे हम लोग, हर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट में जो करंट अफेयर में क्वेश्चन रहे हैं उनको जो करंट मुद्दे रहे हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ बात कर लेते हैं एक कि हाई कोर्ट है पटना में। तो अभी हाई कोर्ट में हम लोग का मुद्दा गया है, हम लोग के बीपीएससी को वहाँ पे समन किया जाएगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट की बात करें तो 1 दिसंबर 1913 को इसका इनॉग्रेशन होता है। 1 दिसंबर 1913 में कार्य की शुरुआत होती है, यानी बनाने की, हाई कोर्ट बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और ये 3 फरवरी 1916 को प्रारंभ होता है। इनॉग्रेशन इसका जो है 3 फरवरी 1916 को इनॉग्रेशन होता है पटना हाई कोर्ट का। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि फाउंडेड हुआ, यानी इसकी शुरुआत होती है 3 फरवरी 1916 से और 1 दिसंबर 1913 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। ये है आधारशिला है, ये आधारशिला रखी गई थी और इस दिन से इसकी शुरुआत होती है। तो चलिए अब हम लोग सीक्वेंसली देखेंगे जिलों को, और जिलों में जो भी बातें हो रही हैं करंट अफेयर के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। बिहार में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है ना। और वैसे ही जैसे इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर का है ना। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे दरभंगा। पहला है दरभंगा। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन क्या है इसकी बात करें हम लोग पहले, तो ये है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हम लोग का।
दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जो है 6 ज़िलों से लगा हुआ है। इसकी सीमाएं जो हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स को लगती हैं। उन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में हम लोग को जानना है। पहले अगर इस साइड बात करें तो इधर है मधुबनी, 1 नंबर पर मान लीजिए मधुबनी। वहीं इसके ईस्ट वाले साइड में जाएंगे तो यहाँ आएगा सहरसा, सहरसा 2 नंबर पे सहरसा। वहीं यहाँ कॉर्नर में जाएंगे तो आएगा खगड़िया, खगड़िया जिला, इसको 3 नंबर दे दीजिए, खगड़िया जिला। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो आएगा समस्तीपुर, समस्तीपुर को 4था नंबर दीजिए, तो 4थे नंबर पे समस्तीपुर। वहीं आप यहाँ पे आइएगा तो आएगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, इसको 5वां नंबर दे दीजिए। और 6ठे नंबर पे देखेंगे तो आएगा सीतामढ़ी, यहाँ पे है सीतामढ़ी, ये 6ठे नंबर का। तो दरभंगा जो है ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर को टच करता है, ये याद रखना है। वहीं इसके बात करें हम लोग तो करेंट अफेयर के रिगार्डिंग बात करेंगे। पहले तो एयरपोर्ट जो है, यहाँ एक एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है और यहाँ पे इस जो पहले से एयरपोर्ट था उसको और भी अच्छा किया जाएगा। और यहाँ पे मैथिली में जो है अनाउंसिंग हुई थी, यानी उद्घोषणा जो होती है, उद्घोषणा ये मैथिली में की गई थी। तो बिहार का ये पहला एयरपोर्ट है दरभंगा का जहाँ पे मैथिली में उद्घोषणा अनाउंसिंग हुई थी। और ये जो दरभंगा ज़िला है यहीं से सुलभ जल परियोजना की शुरुआत होती है, सुलभ जल परियोजना की, सुलभ जल परियोजना में सबसे सफल ज़िला जो है वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसको याद रखना है कि सुलभ जल में सबसे अग्रणी जो ज़िला है वो है हम लोग का दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड एम्स जो है यहीं बनाने की बात की जा रही है दरभंगा में। तो दूसरा जो एम्स है, सेकेंड एम्स, ये यहाँ बनेगा। तो पहला एम्स जो है वो कहाँ है, पटना में। ये फर्स्ट जो एम्स है वो है पटना में और दूसरा एम्स बनेगा कहाँ पे, दरभंगा में। यहाँ पे कौशल विकास यूनिवर्सिटी की बात की जाती है, कौशल विकास यूनिवर्सिटी, तो कौशल विकास यूनिवर्सिटी दरभंगा में है, इसको भी याद रखना है। ये सभी प्रमुख बिंदु हैं जो अभी करंट में रहे हैं। वही सेकेंड तारामंडल जो है यहाँ बनाया जाएगा, जैसे पहला तारामंडल पटना में है और दूसरा तारामंडल यहाँ बनेगा। सेकेंड प्लेनेटरी यानी तारामंडल यहाँ दरभंगा में बनने वाला है। कहाँ है ये, तो ये है कदीराबाद में, कदीराबाद में ये जो है तारामंडल बनेगा। और यहाँ पे तैरता हुआ सौर संयंत्र लगाया जाएगा। यहाँ पे क्या है, तैरता हुआ सौर संयंत्र लगाया जाएगा। तो ये बातें इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखनी है आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की और वो बातें जो यहाँ
कि एरिया की बात है, यहाँ 6 रेशियो की बात है, इन सब में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पॉपुलेशन की। दरभंगा का पॉपुलेशन क्या है उसकी बात करेंगे, ग्रोथ रेट की बात करेंगे। तो दरभंगा का पॉपुलेशन जो है वो है 39,37,385। 2011 का सेंसस है ये। 39,37,385 ये है 2011 के सेंसस अकॉर्डिंग। और ग्रोथ रेट यहाँ की जो है वो है 19.47%। ग्रोथ रेट 19.47%। और पहले ये तिरहुत का पार्ट हुआ करता था। तो दरभंगा जो है पहले तिरहुत का पार्ट था, लेकिन 1875 में इसको अलग कर दिया गया और एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो पहले ये तिरहुत का हिस्सा था, लेकिन 1875 में ये अलग हुआ उससे और फिर काम करना शुरू किया। जैसे पर अभी दरभंगा जो है वो, जैसे आज़ादी के पहले की बात करें हम लोग, तो आज़ादी के पहले प्रोविंसेस हुआ करते थे। उन प्रोविंसेस में ये तिरहुत का हिस्सा था, लेकिन बाद में 1875 में ये ऐसा हो गया। उसके बाद जब आज़ाद भारत हुआ तो ये बिहार में जिलों की संख्या कम थी। उसके बाद जिले डिवाइडेशन के बाद अलग अलग बनते गए। तो दरभंगा 1972 में फिर से एक बार अलग हुआ, और वो था समस्तीपुर से अलग होना। समस्तीपुर से अलग 1972 में प्रेजेंट रूप जो है दरभंगा जिला का, तो 1972 के बाद ये है। और दरभंगा मधुबनी ये तो हो गया। यहाँ कुछ अदर फैक्ट हैं, जैसे नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन एसिडिक एंड कराइकल केवल सॉइल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैंगो भी बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में उपजाई जाती है, तो इसको याद रखेंगे। मैंगो की प्रोडक्शन यहाँ पे अच्छी खासी होती है। मैंगो प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है यहाँ पे दरभंगा में। यहाँ के 6 रेशियो की बात करें हम लोग, तो 6 रेशियो की बात करें, 2 हिस्सों में बात करेंगे। एक बात करेंगे चाइल्ड का और एक बात करेंगे होल का। तो 911 जो है ऐसे है, और चाइल्ड का रेशियो 931 ये चाइल्ड का सेक्स रेशियो है। और ऐसे जनरल बात करें तो 911 यहाँ के सेक्स रेशियो है। एरिया की बात करें तो एरिया में 2279 क्षेत्रफल है। 2279 स्क्वायर किलोमीटर यानी 2279 किलोमीटर इसका एरिया है। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 1728, डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी यानी घनत्व, तो 1728 यहाँ पीपुल रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। और ये 3rd हाईएस्ट पॉपुलेशन है बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में, ये 3rd है। तो पहला आप लोग जानते हैं शिवहर है और सेकंड पटना। तो फर्स्ट शिवहर, सेकंड पटना और 3rd पे क्या है, दरभंगा है ना। एंड सेकेंड हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ सेकेंड हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन, सेकेंड हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन भी है। तो फर्स्ट फिश प्रोडक्शन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। मुझे भी अभी याद नहीं है, तो मैं उसको एक बार देख लूँगा, है ना। यहाँ पे कार्डबोर्ड इंडस्ट्री है, यहाँ लॉन्गेस्ट
जो स्टेट हाईवे नेटवर्क है और मेजर टोबैको प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट्स है ये। रीजनल ऑफिस ऑफ द बिहार इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है यहाँ पे। यहाँ मखाना रिसर्च सेंटर है, तो मखाना रिसर्च को याद रखेंगे आप लोग, मखाना रिसर्च सेंटर भी है, इसको भी याद रखना है। यूनिवर्सिटी की बात करें यहाँ पे तो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी है और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है। जैसे आप देखे थे कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे मैथिली में उद्घोषणा की जा रही है, तो ये यहाँ पे संस्कृत का अच्छा जानकार लोग व्यक्ति होंगे। वहीं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी भी है। टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पे अहिल्या स्थान है, चंद्रधारी म्यूजियम है, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह म्यूजियम है, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी है और श्याम टेम्पल जो काली टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कुशेश्वर स्थान बर्ड पहला यहाँ पे कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी आप लोग याद रखेंगे, ये यहाँ पे है। और इम्पोर्टेंट इसमें अहिल्या स्थान। बस इतनी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना देखेंगे, कल आगे देखेंगे ईस्ट चंपारण और बाकी के करंट अफेयर्स को।